हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केबी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एक महीने से हमारे चैनल पर कोई वीडियो नहीं पड़ पा रहा है। रीजन ये था, कारण ये था कि थोड़ा सा हम अस्वस्थ हो चुके थे और नया सेशन भी नहीं चल रहा था, इसीलिए वीडियो पर लाइक और व्यू भी कम आ रहे थे। तो अब नया सत्र स्टार्ट हो चुका है 2021 और 22। मैं केवी सर आपके बीच अगली बार चैनल नए होने के कारण सारे चैप्टर के वीडियो नहीं अपलोड हो पाए थे, क्योंकि चैनल नया है तो लाइव आ नहीं सकते हैं। लेकिन इस बार अभी से हमारे पास इतना टाइम है कि सारे चैप्टर कवर कर लिए जाएंगे। तो आज हम आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारे चैनल पर जो अगले सेशन में, क्योंकि जो चैनल बना था ये फरवरी और जनवरी के बीच बना था, तो वहाँ केवल इम्पॉर्टेंट ही चैप्टर कराए जा सके हैं, जैसे अवकलन हो गया, समाकलन हो गया, समाकलन के अनुप्रयोग अवकलन के। तो आज हम आपके बीच टॉपिक वाइज लेकर आए हैं नए चैप्टर के साथ, और नए चैप्टर का नाम है हमारा ऑफ-व्यू। ठीक है ना। नए चैप्टर का नाम क्या है? ऑफ-व्यू। ऑफ-व्यू पर डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑफ-व्यू है क्या। ऑफ-व्यू है क्या? तो अगर हम ऑफ-व्यू के बारे में सिंपल चीज कहें, किसी भी नंबर, किसी भी त्रिकोणमितीय फलन को जो है क्षैतिज और स्तंभ के रूप में लिख ऑफ-व्यू पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप नए चैप्टर के साथ ऑफ-व्यू के साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले ऑफ-व्यू के मुख्य अंग जान लेते हैं। ऑफ-व्यू के जो मुख्य अंग है वो तीन चीज हैं। मुख्य अंग ऑफ-व्यू के जो मुख्य अंग है वो तीन है। पहली चीज आपकी पंक्ति है, पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं। और दूसरी चीज स्तंभ है, स्तंभ को कॉलम बोलते हैं। और तीसरा चीज जो है बड़ा कोष्ठक है। ये तीन चीज हैं, ठीक है ना। अब आपसे कोई पूछेगा कि ऑफ-व्यू, जैसे अगर मैं पूछूं कि पंक्ति किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं, तो आप लोग गांव में सुने होंगे कि लोग कहते हैं कि अभी अब पंक्ति में बैठ जाइए और भोजन ग्रहण कीजिए। आप लोग निमंत्रण यानी न्योता खाने बैठते हैं तो पंक्ति में बैठते हैं ना, एक के ऊपर एक नहीं बैठता, एक के बगल एक बैठता है, तो उसे क्या कहते हैं? पंक्ति। पंक्ति में जैसे देख लीजिए क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, तो ये क्या हो जाएंगे? पंक्ति हो जाएंगे। क्योंकि जब भी हम निमंत्रण खाने बैठते हैं एक के पीछे एक बैठता है, एक के पीछे एक नहीं, एक के बगल एक बैठता है, पीछे नहीं बैठता निमंत्रण खाने में, ठीक। तो उसे क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। स्तंभ, स्तंभ मीन्स खड़ा यानी खंभा कह सकते हैं, कॉलम कह सकते हो। जैसे लंबा हो, मान लीजिए ए बी सी और डी, ये क्या हो जाएंगे? हमारे स्तंभ हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? स्तंभ। और बड़ा कोष्ठक, तो बड़ा कोष्ठक ऐसे होता है, आप लोग जानते ही हैं। अगर ये तीनों चीज का इंट्रोडक्शन आपको आ गया तो अब ऑफ-व्यू किसे कहते हैं आपको एक सेकंड नहीं लगेंगे बताने में। आप सीधे भी कहेंगे किसी भी नंबर, किसी भी त्रिकोणमितीय फलन, किसी भी अल्फाबेट को, किसी भी अल्फाबेट को पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिखकर, पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिखकर बड़े कोष्ठक के बड़े कोष्ठक से बंद करने पर जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? ऑफ-व्यू कहते हैं। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है आप लिखेंगे बड़े कोष्ठक के अंदर पंक्ति और स्तंभ में किसी भी अल्फाबेट, किसी भी न्यूमेरिकल नंबर और किसी भी त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है ना, किसी भी त्रिकोणमितीय फलन अन्य किसी को भी लिखने पर जो प्राप्त होगा वो हमारा ऑफ-व्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑफ-व्यू। ऑफ-व्यू को इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है पंक्ति और स्तंभ समझ में आ गया होगा। पंक्ति किसे कहते हैं? जब एक के बगल एक आदमी बैठे, जैसे आप लोगों को पता हो गांव में कहते भैया पंक्ति में खड़े हो जाइए या पंक्ति में बैठ जाइए, भोजन ग्रहण कर लीजिए। और स्तंभ का मतलब होता है एक के ऊपर एक बैठना यानी खंभा, खड़ा होना, ठीक है ना। तो चलते हैं ऑफ-व्यू का निर्माण कर देते हैं कि ऑफ-व्यू क्या है। तो देखिए एक ऑफ-व्यू हम बना ही लेते हैं, ऑफ-व्यू, ठीक है ना। एक ऑफ-व्यू हम निर्माण करते हैं। चलिए देखिए हम लिख लेते हैं ए बी सी डी ई, या कुछ भी लिखिए, ये क्या बन गया? एक ऑफ-व्यू बन गया। इस ऑफ-व्यू में देखिए जो ए बी सी है ये पंक्ति है,
ये क्या है? पंक्ति, रो है। और जो ये है एडी, ये स्तंभ है। क्या है? स्तंभ है। ये भी क्या है? स्तंभ है। ये भी क्या है? स्तंभ है। और ये क्या है? पंक्ति है। अगर पहली पंक्ति है तो इसको प्रदर्शित R1 से करते हैं, दूसरी पंक्ति है तो R2। क्यों? क्योंकि पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। और स्तंभ को क्या बोलते हैं? स्तंभ को कॉलम बोलते हैं। स्तंभ को क्या बोलते हैं? कॉलम। तो पहले स्तंभ को C1 से, दूसरे को C2 से और तीसरे को C3 से करते हैं। तीसरे को क्या करते हैं? C3 से। दूसरा देखना है, हम मान लेते हैं अगला हाफ व्यू हमारा A बराबर क्या दे रखा है? 1 2 0 3 1 4 कर देते हैं। ये हाफ व्यू का निर्माण हो गया। अब इसमें आपसे पूछा जाए कौन पंक्ति है, तो आप कहेंगे सर जी ये क्या है? हमारी पंक्ति है। और ये क्या है? स्तंभ है। ये पंक्ति है और ये क्या है? स्तंभ है। इस तरीके से हाफ व्यू का हमारा निर्माण होना शुरू हो गया। ये देखिए हाफ व्यू का और निर्माण भी हो सकता है। जैसे देख लीजिए और क्या निर्माण हो जाएगा? 1 2 0 1 1 1 1 3 0। ये भी क्या हो गया? हाफ व्यू हो गया हमारा। क्या हो गया? हाफ व्यू हो गया। इस तरीके से हाफ व्यू का निर्माण हो गया। अगर हाफ व्यू का निर्माण हम लोग सीख लिए हैं तो अब बताइए इस हाफ व्यू में अगर मैं पूछूं कितने पंक्ति हैं, तो आप कहेंगे सर जी पहली पंक्ति तो ये होगी और पहली पंक्ति होगी तो इसे R1 और दूसरी पंक्ति R2 और तीसरी पंक्ति R3। स्तंभ की बात करें, पहला स्तंभ C1, दूसरा C2 और तीसरा क्या हो जाएगा? C3 हो जाएगा। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि इस हाफ व्यू में 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। फिर से एक बार व्यापक चर्चा कर लेते हैं। हाफ व्यू के मुख्य 3 अंग होते हैं। हाफ व्यू को इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। पहला होता है पंक्ति रो। रो उसे कहते हैं कि एक के बगल एक बैठे। दूसरा स्तंभ, एक के ऊपर एक खड़े हो जाए या एक के ऊपर एक बैठे, ABCD। और तीसरा बड़ा कोष्टक। हमने कहा कि हाफ व्यू किसे कहते हैं? किसी भी नंबर, किसी भी अल्फाबेट, किसी भी त्रिकोणमितीय फलन को क्षैतिज, ठीक है ना, स्तंभ और पंक्ति में लिखने के, बड़े कोष्टक के अंदर स्तंभ और पंक्ति में लिखने के बाद जिसका निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? हाफ व्यू कहलाता है। जैसे देखिए हमने स्तंभ और पंक्ति में लिखकर 1 हाफ व्यू, 2 हाफ व्यू और 3 हाफ व्यू का हमने निर्माण कर दिया। तो आपको केवल 2 चीज जानने की बहुत ही आवश्यकता है, पंक्ति क्या है और स्तंभ क्या है। अब इसके बाद हम बताते हैं कि वास्तविक हाफ व्यू का कैसे निर्माण होगा, कि वास्तविक हाफ व्यू क्या कहता है। ठीक है ना, तो इस पर चर्चाएं कर लेते हैं। पहले देख ले, वीडियो तो कहीं नहीं कट रहा है, वीडियो नहीं कट रहा है, तो अब इस पर चर्चाएं करेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है ना, क्योंकि वास्तविक हाफ व्यू पर चलते हैं आगे। हमने इसको देख लिया कि हाफ व्यू किसे कहते हैं। ठीक है ना, अब अगर हमको हाफ व्यू आ गया है तो अब जो हम आगे बताने चल रहे हैं, यहां से बोर्ड में आपके 1 नंबर फिक्स है। 1 नंबर क्या है? फिक्स है। देखिए हम मान लेते हैं हमारा A बराबर है, कोई हाफ व्यू दे रखा है A बराबर, ये बराबर हमको एक हाफ व्यू दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है ना, 0 2 1 1 1 दे रखा है। अब इसमें पूछेगा कि हाफ व्यू में कितने पंक्ति हैं, हाफ व्यू में कितने पंक्ति हैं। अब आप बताइए हाफ व्यू में कितने पंक्ति हैं। तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि पंक्ति कितने हैं, तो हमको पंक्ति को पहचानना आना चाहिए। हमने कहा था ना कि पंक्ति क्या होता है, जब एक के बगल एक बैठकर निमंत्रण खाएंगे तो पहली पंक्ति, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है ना। 3 पंक्ति है कि नहीं, ये देखिए पहली पंक्ति है तो R1 हो जाएगा क्योंकि रो बोलते हैं, R2 R3, तो कुल कितने पंक्ति हैं? 3। आगे पूछेगा कि हाफ व्यू में कितने स्तंभ हैं, कितने स्तंभ हैं, तो आप बताइए। ये हो गया स्तंभ, पहला है तो C1 और ये C2 और ये क्या हो जाएगा? C3, तो 3 स्तंभ हो जाएंगे। कितने स्तंभ हो जाएंगे? 3 स्तंभ हो जाएंगे। अब एक चीज और होता है, यहां पर हम स्टार पॉइंट कर लिखते हैं, हाफ व्यू की कोटि या कर्म, कोटि या कर्म। तो देखिए जो हाफ व्यू की कोटि होती है या कर्म होता है, उसका जो फार्मूला होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। क्या होता है? पंक्ति गुणे
स्तंभ होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर कर आपको याद भी होना चाहिए। आपको याद भी होना चाहिए कि किसी भी आव्यूह की जो कोटि या कर्म होती है वो पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। क्या होता है भैया? पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। आगे पूछेगा आव्यूह की कोटि या कर्म क्या है। दोनों एक ही चीज है, कोटि या कर्म। तो कोटि और कर्म क्या है? तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? फार्मूले पता होना चाहिए। फार्मूले हमको पता है, पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो अब आप बताइए कि पंक्ति कितने हैं? 3 है, और स्तंभ कितना है? 3। अब बहुत सारे बच्चे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 कर लेते हैं। 9 करेंगे तो कुल अयो हो जाएगा, कोटि या कर्म नहीं होगा। याद रखिएगा, जब क्रम की बात या कोटि की बात करेगा तो 3 × 3 मल्टीप्लिकेशन टोटल कर 9 नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ 9 लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आव्यूह के कुल अयो हो जाएंगे। आव्यूह के क्या हो जाएंगे? कुल अयो हो जाएंगे। ठीक है ना, कुल अयो हो जाएंगे। अब देखिए 3 × 3 का क्या हो गया? आपका आव्यूह की कोटि या कर्म हो गई। अब पूछेगा कि आव्यूह में कितने अयो हैं? आव्यूह में कुल कितने अवयव हैं? जब अवयव की बात करेगा तो इन्हीं का गुणा कर लीजिए, 3 × 3, 3 त्रिक का 9, तब गुणा होगा। और कोटि और कर्म में गुणा नहीं होता है। ये 4 टाइप के आपके जो प्रश्न हैं, यहां से देखिए, फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड हो गया, और थर्ड और फोर्थ। यहां से यूपी बोर्ड में एक स्पेशलिस्ट है कि एक प्रश्न आने ही आने हैं। यूपी बोर्ड में यहां से एक प्रश्न आने हैं, ये फिक्स है। किसी भी सत्र का पेपर उठा दीजिए, आव्यूह में सीधे पूछ लेगा कि आव्यूह का डायरेक्ट आपसे क्या पूछेगा? कितने पंक्ति हैं, कितने कोटि हैं, ठीक है ना, कोटि या कर्म, कुल अयो। यहां से एक प्रश्न आपके बनते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं कहूं कि a बराबर 1 0 2 1 है, और मैं पूछूं कि इसमें आव्यूह में पंक्ति कितनी है, पंक्ति कितने हैं? तो अब देखिए पंक्ति कितने हैं? 1 2, तो आप कहेंगे सर जी 2 हैं। अब स्तंभ की बात पूछेगा, स्तंभ कितने हैं? तो 2 हैं। स्तंभ कितने हैं? 2 है। अब आव्यूह की कोटि या कर्म पूछ ले, कोटि या कर्म पूछ ले, तो आप कहेंगे सर जी 2 × 2 है। अब यहां से पूछ ले कि कुल अवयव कितने हैं? कुल अवयव देखिए आप गिनकर भी निकाल सकते हैं, 1 2 3 4, और 4 इसी का मल्टीप्लिकेशन करवा लेंगे तो अवयव मिल जाएगा। इस तरीके से इस टाइप के आपके 1 नंबर के प्रश्न क्या हो गए? फिक्स हो गए। आगे हम चलते हैं वास्तविक आव्यूह। देखिए आपके प्रश्न में पंक्ति और स्तंभ न लिखकर यम और यन लिखा होगा। कोटि या क्रम का जो फार्मूला लिखा होगा यम × यन, उन्होंने यम को पंक्त माना है और यन को स्तंभ माना है। तो हम किसी सिंबल पर क्यों जाए, जब हमको वास्तविक फार्मूला मिल जा रहा है तो यम यन याद करने की क्या जरूरत है? ठीक है ना। अभी हम आपको बताएंगे कि पंक्ति को जो है यम भी कहते हैं और आई भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब किसी भी आव्यूह का निर्माण होता है तो आई जे दे दिया जाता है। आई का मतलब होता है पंक्ति और जे का मतलब होता है स्तंभ। उसी के सिंबल में अगर बात करें, यम का मतलब पंक्ति और यन का मतलब क्या हो जाता है? स्तंभ हो जाता है। अब चलते हैं वास्तविक आव्यूह के अंदर कि वास्तविक आव्यूह का निर्माण कैसे होता है, जो डिफाइंड किया गया है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, वास्तविक आव्यूह की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए वास्तविक रियल मैट्रिक्स क्या होता है? तो रियल मैट्रिक्स से होता है A बराबर A11 A12 A13 A14 डॉट डॉट AN होता है। क्या होता है? AN होता है। आगे देखिए A21 A22 A23 A24 डॉट डॉट AN होता है। A31 A32 A33 A34 डॉट डॉट AN होता है।
इसी तरीके से और हम अगर इधर जाना चाहें तो ये यम तक यहाँ आ सकते हैं और इसी तरीके से हमारे हाफ व्यू का निर्माण होता हुआ चला जाएगा। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है 3x3, 3x4 और मैक्सिमम 4x4 क्रम तक ही हाफ व्यू का अध्ययन करना है। चलिए हम समझते हैं कि A11 क्या कहता है। ये 11 जो है ये प्रेजेंट करता है A11, ये कहता है कि मैं पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का पहला सदस्य हूं। मैं पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का पहला सदस्य हूं। पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का पहला सदस्य, पहला सदस्य, ठीक है ना। ये 12 क्या कहता है कि मैं पहले पंक्ति का और दूसरे स्तंभ का सदस्य हूं। मैं पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ का सदस्य हूं। देखिए ये 12 क्या कहेगा, पहले पंक्ति, क्योंकि पहले लिखा है तो एक यहां लिखा है तो पहला पंक्ति, पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ का और दूसरे स्तंभ का सदस्य हूं, ठीक ना, दूसरे स्तंभ का सदस्य हूं। इसी तरीके से देखिए ये 21 क्या कहेगा, ये कहेगा, ये 21 क्या कहता है कि मैं दूसरे पंक्ति का, दूसरे पंक्ति का, दूसरे पंक्ति का और पहले स्तंभ का सदस्य हूं, और पहले स्तंभ का सदस्य हूं, स्तंभ का सदस्य हूं। इसी तरीके से A22 क्या कहेगा, दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ का सदस्य हूं मैं भाई। और ये 23 क्या कहेगा कि मैं दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ का सदस्य हूं। A24 दूसरे पंक्ति और चौथे स्तंभ का सदस्य हूं। इसी तरीके से डाट डाट तक क्या हो जाएगा, AN तक हो जाएगा। अब देखिए ये 31 क्या कहेगा कि मेरा पंक्ति कौन सा है, तीसरा है, मैं तीसरे पंक्ति के पहले स्तंभ का सदस्य हूं। मैं तीसरे पंक्ति के पहले स्तंभ, ये जान लीजिए कि जो नंबर 1 के बाद डायरेक्ट आएगा वो पंक्ति का होता है और जो पंक्ति के बाद आता है उससे क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। इसलिए यहां लिखते हैं AIJ। AIJ, आई का मतलब होता है पंक्ति। देखिए यहां आप नोट कर लेते हैं, यम बराबर आई बराबर पंक्ति, यन बराबर जे बराबर स्तंभ। ये भी आपको याद करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है यार, वैसे भी जब आप लगाएंगे तब आपको याद हो जाएगा। यदि वास्तविक हाफ व्यू आपको आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वास्तविक हाफ व्यू आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ये 32 क्या कहता है कि मैं तीसरे पंक्ति का दूसरा सदस्य हूं। तीसरे पंक्ति का कौन सा सदस्य हूं, दूसरा सदस्य हूं, ठीक है ना। तो इसीलिए देखिए हम 3x3 तक चलते हैं। तो देखिए यहाँ 3x3 का अगर हमको हाफ व्यू बनाना है इससे तो कैसे बनेगा, देखिए A बराबर में बन जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हाफ व्यू का कोटि या कर्म क्या होगा, ये एक हाफ व्यू हमने बना रखा है, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये कितने का बना हुआ है, इस हाफ व्यू की कोटि क्या है, हाफ व्यू की कोटि 3x3 में कंपेयर इसी से करेंगे, ठीक है ना। हाफ व्यू की कोटि कितना है, 3x3। क्यों, क्योंकि पंक्ति भी 3 है और स्तंभ भी कितने हैं, 3 ही है। पंक्ति भी 3 है और स्तंभ भी कितने हैं, 3। तो हाफ व्यू की कोटि कितना हो जाएगा, 3x3 हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर आपको इसी में से फोर्थ का निकालना है, किसका निकालना है, फोर्थ कोटि का, तो फोर्थ का यहाँ पर A14 हो जाएगा, A24 हो जाएगा और A34 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर A41, 42 हो जाएंगे। इस तरीके से हाफ व्यू का निर्माण हमारा होता चला जाएगा। आई होप आप वास्तविक हाफ व्यू को समझ रखे होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा, हम जरूर बताएंगे। और जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी फीस के निःशुल्क पूरी मैथ की और फिजिक्स की एक अच्छे माध्यम में एक अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से आपको
जो है प्रस्तुत किया जाएगा, आपके पास तक वीडियो हो जाएगी और जितने जल्दी हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे हम लाइव आएंगे। इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप क्लासरूम में बैठकर पढ़ाएं। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, सारी चीज की सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, मैथ भाई के वी सर कर हमारा चैनल है, ठीक है ना। और आपको बेहतर ढंग से यानी एक एक सवाल का पूरा सॉल्व किया जाएगा, यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे चलते हैं, वास्तविक हाफ व्यू के बाद अब थोड़े से आगे चलते हैं, जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी हाफ व्यू के प्रकार पर चलते हैं। आगे चलते हैं, हाफ व्यू के प्रकार देखते हैं। तो देखिए यहाँ हाफ व्यू के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है ना। आपके सिलेबस में 11 प्रकार के हाफ व्यू दे रखे हैं 12th में, लेकिन हमको 11 प्रकार के सिलेबस ने 11 प्रकार के हाफ व्यू नहीं पढ़ने, हमको वो हाफ व्यू पढ़ने जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको विद्वान नहीं, आपको एग्जाम बेस्ट नंबर से क्वालिफाइड करना है, ठीक है ना, अच्छे मार्क्स से। तो अच्छे मार्क्स के लिए कुछ चीज ऐसी भी होती है जो बुक में दिए हैं। 12 प्रकार हमको पढ़ाने में कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जिसकी हमको सबसे पहले जरूरत है हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिसकी हमको जरूरत सबसे पहले है हम उस हाफ व्यू के उस प्रकार को पहले पढ़ेंगे और बाकी सारे को बाद में पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। जहाँ फाउंडेशन बैच होगा वहां पर पढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हाफ व्यू। तो हमें कहेंगे कि हाफ व्यू निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। अब जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा वैसे भी हाफ व्यू के प्रकार क्या होते हैं, बढ़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो हम स्तंभ हाफ व्यू पढ़ेंगे। कौन सा हाफ व्यू पढ़ेंगे, स्तंभ हाफ व्यू। तो स्तंभ हाफ व्यू में देखते हैं भैया, जो पहला हमारा टाइप हो जाएगा स्तंभ हाफ व्यू। स्तंभ हाफ व्यू कैसा हाफ व्यू है, स्तंभ हाफ व्यू एक ऐसा हाफ व्यू है जिसमें पंक्तियों की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है ना। पंक्तियों की संख्या ज्यादा होगी और स्तंभों की संख्या क्या होगी, कम होगी। पंक्तियों की संख्या ज्यादा होगी और स्तंभों की संख्या क्या होगी, कम होगी। ऐसे हाफ व्यू को कौन सा हाफ व्यू कहते हैं, स्तंभ हाफ व्यू कहते हैं। जैसे देखिए स्तंभ हाफ व्यू वह हाफ व्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या अधिक हो और स्तंभों की संख्या कम हो। ऐसे हाफ व्यू को स्तंभ हाफ व्यू कहते हैं। स्तंभ हाफ व्यू कहते हैं। क्लियर है। जैसे ABCD ये बड़ा ब्रैकेट है भैया, ठीक है ना, बड़े कोष्ठक के अंदर। तो इसमें देखिए स्तंभ एक ही है, स्तंभ एक है, लेकिन पंक्ति कितना है, पहली पंक्ति होगी C1, दूसरा कितना C2, तीसरा C3 और C4। अगर इस हाफ व्यू की हम कोटि पूछें तो आप क्या बताएंगे, पंक्ति गुणे स्तंभ होता है तो 4 into 1 हो जाएगा, 4 into क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें 1 2 3 4, ये भी कैसा हो जाएगा, आपका स्तंभ हाफ व्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा देख लेते हैं sin x इंटू cos x, ये भी कैसा है, ये भी आपका स्तंभ हाफ व्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्तंभ हाफ व्यू। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्तंभ हाफ व्यू किसे कहते हैं, वह हाफ व्यू जिसमें स्तंभ की संख्या कम और पंक्तियों की संख्या ज्यादा हो, ऐसे हाफ व्यू को स्तंभ कहते हैं। दूसरे टाइप की बात कर लेते हैं। तो दूसरा क्या है, पंक्त हाफ व्यू है। क्या है, पंक्त हाफ व्यू। पंक्त हाफ व्यू क्या होता है, जिसमें पंक्तियों की संख्या कम हो और स्तंभों की संख्या ज्यादा हो।
जिसमें देखिए पंक्त यानी होता है जिसमें क्या हो, जिसमें आपका क्या हो, स्तंभ पंक्ति है तो पंक्ति कम होनी चाहिए और स्तंभ क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल से ही हम समझ लेते हैं कैसे होगा भैया। देखिए जैसे डिफिनेशन इसी का अपोजिट कर लीजिएगा, जैसे ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो आप इसमें देखिए इसमें क्या है, स्तंभ ज्यादा है और पंक्त कम है, स्तंभ ज्यादा है और पंक्त कम है। कैसे, देखिए ये पहला स्तंभ दूसरा तीसरा, लेकिन पंक्ति कितना है, एक ही है, पंक्ति कितना है 1 है, और स्तंभ देखिए कॉलम C1 C2 C3 और C4 हो जाएगा और AR1 हो जाएगा। अब अगर इस ऑफ व्यू का अगर हम कोटि पूछ ले, कोटि या कर्म कितना होगा, तो आपके पंक्ति गुणे स्तंभ सर पंक्ति तो एक है 1 into 4 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल इसका देख लीजिए 1 2 3 4, ठीक है ना। तीसरा एग्जांपल देखिए sin x cos x tan x, ठीक है ना। ये सब कैसे आप व्यू हैं, पंक्त आप व्यू। पंक्त आप व्यू वह आप व्यू होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या कम हो और स्तंभों की संख्या ज्यादा हो, ऐसे आप व्यू को कौन सा आप व्यू कहते हैं, पंक्त आप व्यू कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी आप व्यू की कोटि और कर्म लिखने के लिए पंक्ति गुणे स्तंभ m into n होता है। याद रखिएगा 1 नंबर के आपके बोर्ड के सवाल में फिक्स है, जो हमने 4 बताए हैं कि किसी भी आप व्यू में कितने पंक्त हैं, कितने स्तंभ हैं, कुल आयु कितने हैं और आप व्यू की कोटि या कर्म कितने। इसलिए हमने कोटि और कर्म की आपको m into n ने ना याद करवाकर सीधे फार्मूला ही लिखवा दिया, पंक्ति गुणे स्तंभ। जब हमको रियल फार्मूला पता है तो किसी सिंबल की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं, तीसरा प्रकार देखते हैं। तीसरा वर्ग ऑफ व्यू होता है। वर्ग ऑफ व्यू किसे कहते हैं, वर्ग ऑफ व्यू ऐसा ऑफ व्यू होता है जिसमें पंक्त और स्तंभ क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। देखते हैं वर्ग ऑफ व्यू किसे कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग ऑफ व्यू ऐसा ऑफ व्यू होता है जिसमें पंक्त और स्तंभ दोनों बराबर हो। वर्ग ऑफ व्यू ऐसा ऑफ व्यू होता है जिसमें पंक्त और स्तंभ क्या हो, दोनों बराबर हो। लिखेंगे ऐसा ऑफ व्यू, ऐसा ऑफ व्यू कभी पूछा नहीं जाता लिखने के लिए, लेकिन हम बता दे रहे हैं ऐसा ऑफ व्यू जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होते हैं, वर्ग ऑफ व्यू कहलाते हैं। जैसे देखिए वर्ग ऑफ व्यू वह ऑफ व्यू जिसमें पंक्त और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो, ऐसे ऑफ व्यू को हम कौन सा ऑफ व्यू कहते हैं, वर्ग ऑफ व्यू कहते हैं। देखिए वर्ग ऑफ व्यू का जैसे एग्जांपल देख लीजिए 1 2 0 1, देखिए इसमें 2 ही पंक्त 2 ही स्तंभ है। आगे देख लीजिए 1 2 0 1 1 1 1 2 3, इसमें देखिए 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। जब पंक्त और स्तंभ बराबर हैं तो ऐसे ऑफ व्यू को कौन सा ऑफ व्यू कहते हैं, वर्ग ऑफ व्यू कहते हैं। या आप अगला देख लीजिए तीसरा एग्जांपल sin x t cos x p, इसमें भी देखिए कितने पंक्त कितने स्तंभ है, 2 पंक्त 2 स्तंभ है, तो ऑफ व्यू की कोटि कितना हो जाएगा 2 into 2। कोटि यहाँ नीचे लिखा जाता है पंक्ति गुणे स्तंभ, यहाँ कितना हो जाएगा 3 into 3, पहले पंक्त फिर स्तंभ, यहाँ पर 2 into 2 कोटि का ऑफ व्यू है। तो कोटि अब आपको ये पता मिल गया कि कोटि जो होता है किसी भी ऑफ व्यू के नीचे लिखा जाता है बड़े ब्रैकेट के बाद, ठीक है ना। तो वर्ग ऑफ व्यू समझ में आ गया। आगे चलते हैं शून्य ऑफ व्यू, चौथा टाइप चलते हैं। टोटल 6-7 टाइप ही पढ़ाएंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में है और जो पूछे जाते हैं उसी को बताना है, ठीक है ना। आगे देखिए 4th नंबर शून्य ऑफ व्यू, जीरो मैट्रिक्स या ऐसा ऑफ व्यू होता है जिनमें प्रत्येक सदस्य की वैल्यू 0 होती है, प्रत्येक सदस्य की वैल्यू क्या होती है 0। ऐसा ऑफ व्यू जिनके प्रत्येक
शून्य हाफ व्यू से भैया फिर से देखते हैं, क्योंकि स्पेस ना होने के कारण रिकॉर्डिंग कट गया है, तो वहां पर हम चर्चाएं कर लेते हैं कि शून्य हाफ व्यू कैसा हाफ व्यू है। तो जीरो हाफ व्यू ऐसा हाफ व्यू है जिसके प्रत्येक अवयव का मान क्या होगा, जीरो होगा। हमने वही बताया है, ऐसा हाफ व्यू जिनके प्रत्येक अवयव शून्य, प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, ऐसे हाफ व्यू को शून्य हाफ व्यू कहते हैं। जैसे 0 0 हमने इसमें बताया कि ये पहला पंक्ति है R1, ये दूसरा है R2, ये पहला स्तंभ है तो स्तंभ को कॉलम बोलते हैं, तो C1 और ये दूसरा क्या हो जाएगा C2। इस हाफ व्यू की जो है कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि हो जाएगा पंक्ति गुणे स्तंभ होता है भैया, तो पंक्ति कितने का है, 2 का, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। और इसमें पूछे कितने पंक्ति हैं तो आप कहेंगे 2, स्तंभ कितने हैं 2। दूसरे एग्जाम्पल हमने आपको बताया कि 0 0 0 0 0 0, तो इसमें देखिए ये पंक्ति है और पहला पंक्ति है तो R1 हो जाएगा और ये दूसरा है R2। ये पहला स्तंभ है तो स्तंभ को कॉलम बोलते हैं C1 और ये C2, ये C3 हो जाएगा। तो इस हाफ व्यू की जो कोटि हो जाएगा, कोटि लिखने के लिए हमको पता है कि पंक्ति गुणे स्तंभ होता है, क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। कितने स्तंभ होंगे तो आपसे पूछा जाए तो 3, पंक्ति कितने होंगे 2। इसी तरीके से हमने तीसरा एग्जाम्पल देने का प्रयास किया 0 0 0 0, तो ऐसे तीसरे एग्जाम्पल में देखिए 3 ही पंक्त और 3 ही स्तंभ है, तो इनकी कोटि 3 इंटू 3 का हो जाएगा। तो इस तरीके से जीरो हाफ व्यू हो गया। बहुत सारे बच्चे ढेर सारी गलतियां करते हैं कि प्रश्न यहीं से बनता है, वो सोचते हैं कि 0 0 है तो सब कुछ 0 हो जाएगा। अगर जीरो हाफ व्यू है तो केवल उसकी वैल्यू और उसका मान 0 होगा, बाकी पंक्ति जो दिया रहेगा उसको काउंट करना पड़ेगा, तब लिखना पड़ेगा कितने पंक्त है। बच्चे गलती कर देते हैं, 0 देखकर 0 पंक्ति और 0 स्तंभ मार देते हैं। आपको ऐसी गलतियों से दूर रहना है और ऐसी गलती आपको करनी भी नहीं है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अगला जो होता है वो इकाई और तस्मक हाफ व्यू आएगा, फिर अदिश हाफ व्यू आएगा, फिर विकर्ण हाफ व्यू आएगा, और इन तीनों को पढ़ाकर फिर हम चलेंगे टॉपिक की तरफ, प्रश्नावली की तरफ 2.1 चलते हैं भैया। इकाई या तस्मक हाफ व्यू किसे कहते हैं, इकाई या तस्मक हाफ व्यू, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि इनवर्स मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है ना, इकाई या तस्मक हाफ व्यू किसे कहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इकाई हाफ व्यू कहते किसे हैं। आगे है भैया इकाई या तस्मक हाफ व्यू, ऐसा हाफ व्यू, इकाई या तस्मक हाफ व्यू, ऐसा हाफ व्यू जिसके विकर्ण का मान 1 हो और अन्य अवयव 0 हो तो ऐसे हाफ व्यू को इकाई या तस्मक हाफ व्यू कहते हैं, इकाई या तस्मक हाफ व्यू कहते हैं। ऐसे हाफ व्यू को इकाई या तस्मक हाफ व्यू कहते हैं। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आई बराबर 1 0 0 1 1 0 0, तो ये देखिए यही है इसके विकर्ण और इसका मान 1 है, इसका मान 1 है, इसलिए यह क्या है, इकाई हाफ व्यू है, इसलिए क्या है, इकाई हाफ व्यू है। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई बराबर हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3 में, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये कई जगह है प्रश्न में इस्तेमाल होगा और इसकी वैल्यू कहीं दिया नहीं रहता है, तो ये फिक्स है कि आई की वैल्यू 2 इंटू 2 के लिए ये होगा और 3 इंटू 3 के लिए ये होगा,
ठीक है ना। तो यहाँ भी देखिए विकर्ण आव्यूह, इसका मान 1 है। इस विकर्ण आव्यूह को भी हम पढ़ाते हैं, हमको पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन इकाई आव्यूह को हम पहले पढ़ा दिए हैं। अगला देखिए i बराबर 4th में जाएंगे तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये 4th into 4th का हो गया। अब इस वाले आव्यूह में कितने पंक्ति हैं, तो आप कहेंगे सर जी 1 2 कितने स्तंभ, 1 2, तो इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। आव्यूह की, इस आव्यूह की अगर बात करें तो इसमें कितने पंक्ति हैं, कितने पंक्ति हैं, तो आप कहेंगे कि सर जी 2 पंक्ति हैं। और हम पूछेंगे कितने स्तंभ हैं, कितने स्तंभ हैं, तो आप कहेंगे कि सर जी 2 स्तंभ हैं, 1 और 2 स्तंभ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 2 हो गया। अब इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, तो कोटि की जब बात आएगी तो आपको पता है कोटि का फार्मूला क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ, तो 2 इंटू 2 की इसकी कोटि हो जाएगी। हम पूछेंगे कितने आयो हैं, कितने आयो है इस आव्यूह के, तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4, यानी 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इसके लिए, इसकी अगर हम पूछें कितने पंक्ति हैं, कितने पंक्ति हैं तीसरे एग्जाम्पल के लिए, तो आप बोलेंगे कि सर जी पंक्ति 3 है। स्तंभ कितने हैं, तो आप बोलेंगे कि सर जी 3 है। कुल अवयव कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे कि सर जी अवयव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या आप कर सकते हो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, ठीक है ना। अब कोटि या कर्म पूछ लेगा, कोटि या कर्म, तो आप क्या बताएंगे, कोटि या कर्म का फार्मूला हमने बता रखा है, पंक्ति गुणे स्तंभ, तो आप पहले पंक्ति को लिख दीजिए 3 और फिर स्तंभ को, ठीक है ना। इसी को कहते हैं इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसके विकर्ण का मान केवल 1 हो और शेष अन्य अवयवों का मान 0 हो, ऐसे आव्यूह को इकाई आव्यूह कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती, कहीं भी आई आएगा। यदि आव्यूह 2 इंटू 2 का है तो इस आई की वैल्यू का इस्तेमाल होगा 1 0 0 1, और इसमें अगर आएगा 3 इंटू 3 का आव्यूह है तो इस आई की वैल्यू प्रयोग होगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इसको विशेष ध्यान रखना है कि कब किसका इस्तेमाल करना है, कब कौन से इकाई का आई की वैल्यू करना है। तो ये दोनों आई की वैल्यू याद रखिएगा, 2 इंटू 2 में आई की वैल्यू हो जाएगा 1 0 0 1, और 3 इंटू 3 में जो हो जाता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको बोलते हैं 3 इंटू 3 का आव्यूह, इसको 2 इंटू 2 का, ठीक है ना। और अगर 4 इंटू 3 का या 2 इंटू 3 का चाहिए तो आप वहां से कर ही सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे 2 आव्यूह और पढ़ाना है, एक विकर्ण आव्यूह पढ़ाना है और एक अदिश आव्यूह पढ़ाना है, और दोनों में तीनों में अंतर बताना है कि इकाई आव्यूह में विकर्ण का मान 1 होगा, अदिश में क्या होगा, ठीक है ना, और विकर्ण आव्यूह में क्या होगा। तो इसी के बाद ये दोनों टाइप और पढ़ने के बाद हम चलेंगे सीधे अपने पर्सनालिटी 2.1 पर। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अगले टाइप की तरफ। देखिए वीडियो थोड़ा सा कट रहा भी है तो हम दिखा देते हैं, अब तो शायद दिखाई पड़ रहा, रेड से नहीं लिखेंगे क्योंकि कम क्लियर दिखाई दे रहा है ना। अगली बार देखते हैं विकर्ण आव्यूह क्या है भैया। विकर्ण आव्यूह ऐसा आव्यूह है जिनके विकर्ण की वैल्यू कुछ भी हो और शेष अन्य वैल्यू क्या हो, 0 हो, शेष अन्य वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो ऐसे आव्यूह को कौन से आव्यूह कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह। यानी विकर्ण को छोड़कर, किसी भी आव्यूह के विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयवों का मान क्या हो, 0 हो, तो ऐसे आव्यूह को कौन से आव्यूह कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह। लिखेंगे ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव का मान 0 हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे देख लीजिए
क्या हो जाएगा A00 0B 000C। देखिए ये हो गया विकर्ण आव्यूह। हमारे इकाई आव्यूह में इसकी वैल्यू क्या होती थी 1 1 होती थी। हमारी इकाई आव्यूह में इसकी वैल्यू 1 1 होती थी, यही अंतर है। और अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं 1 0, ठीक है ना, 1 0 0 2, ये भी क्या हो जाएगा विकर्ण आव्यूह हो जाएगा। अगर 1 1 यहाँ भी 2 की जगह 1 हो जाता तो इकाई आव्यूह हो जाता। और देखना चाहते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप 3 0 1 नहीं सॉरी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 0 4 0 0 0 6, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। केवल ये विकर्ण की वैल्यू क्या हो 0 ना हो, अन्य शेष वैल्यू क्या हो 0। तो ऐसे आव्यूह को कौन सा आव्यूह कहते हैं, विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। कैसा आव्यूह बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। अब आगे एक और देख लेते हैं, अदिश आव्यूह क्या होता है। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह की बात करेंगे तो अदिश आव्यूह वह आव्यूह होता है जिनके विकर्ण के मान एक के अलावा कुछ भी हो परंतु समान हो। जिनके विकर्ण का मान एक के अलावा कुछ भी हो परंतु समान हो, ऐसे आव्यूह को कौन सा आव्यूह कहते हैं, अदिश आव्यूह बोलते हैं। क्या ऐसा आव्यूह बोलते हैं, अदिश आव्यूह बोलते हैं। लिखेंगे ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिनके विकर्ण समान हो परंतु एक को छोड़कर, परंतु एक को छोड़कर। क्यों, अगर एक ले लेंगे तो भैया हमारे इकाई और तत्समक आव्यूह में, इकाई और अदिश आव्यूह में अंतर क्या रह जाएगा। अगर आप एक ले लें, एक को छोड़कर बाकी उनके विकर्ण के मान क्या हो, समान हो, तो ऐसे आव्यूह को हम अदिश आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिनके विकर्ण समान हो परंतु एक को छोड़कर और अन्य अवयव का मान शून्य हो, तो ऐसे आव्यूह को अदिश आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अदिश आव्यूह कहते हैं। आगे चलते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहां से हमको क्लियरिटी मिलेगी। देखिए के 0 0 0 के 0 0 0 के, ये देखिए ये जो विकर्ण है ये क्या है, इक्वल है। ये विकर्ण क्या है, इक्वल है। जैसे देखिए क्या हो जाएगा 3 0 0 0 3 0 0 0 3, इसके विकर्ण क्या है, इक्वल है ना। तो अगर इस तरीके से विकर्ण इक्वल है तो क्या कहलाएगा, अदिश कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, अदिश। आगे देख लीजिए, मैं कह दूं कि √2 0 0 0 √2 0 0 0, तो ये सब कैसे आव्यूह हो जाएंगे, अदिश आव्यूह हो जाएंगे। ये सब कैसे आव्यूह हो जाएंगे, अदिश आव्यूह हो जाएंगे। तो यहाँ तक आव्यूह के प्रकार आपको केवल इतने ही पढ़ने हैं, ढेर सारे हैं लेकिन वो नहीं पढ़ने हैं। जहां तक आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वहां तक पढ़ा ही दिए हैं। आप केवल 4 ही मुख्य रूप से याद रखिएगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट आव्यूह के प्रकार है उसको इकाई या तत्समक आव्यूह, इकाई या तत्समक आव्यूह, ये आपको याद होना चाहिए। बाकी अन्य प्रकार आपको याद हो या ना हो, जरूरत सबकी पड़ेगी। जितने भी प्रकार साथ पढ़ाए गए हैं, लेकिन यहाँ से जरूरत जो पड़ेगी वहां से हम आपको खींच लेंगे, बता देंगे कि भाई इसकी आवश्यकता यहाँ है। लेकिन इकाई आव्यूह की वैल्यू 2 × 2 में आपको याद होना चाहिए 1 0 0 1, 3 × 3 में 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इसकी वैल्यू फिक्स होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी कैपिटल आई लिखा मिलेगा तो वही वैल्यू फिक्स होगी, ठीक है ना। तो आज का सफर यहीं तक। आप लोग जरूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आज 12 सितंबर से अब आप इस चैनल पर आप लोगों को एक वीडियो पर डे
जो है रिकॉर्डिंग 12th की उपलब्ध मिलेगी। आज हमने ऑफ व्यू के इंट्रोडक्शन के साथ आपके बीच उपस्थित हुए हैं। कल ऑफ व्यू की प्रश्नावली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और बचा हुआ है। ऑफ व्यू को अभी हमने हल करना नहीं बताया है और ना ही ऑफ व्यू को हमने अभी ऑफ व्यू का जोड़ और घटाव नहीं बताए हैं, ठीक है ना। तो कल के वीडियो में वो भी रहेगा और प्रश्नावली भी रहेगी। तो आज का सफर यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।